नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से डिजिटल गुरुजी की क्लासेस में, जिसमें जीएस के लिए आज हम लोग जो अब तक दिल्ली सल्तनत के जो टॉपिक पढ़े थे, जो अलग अलग वंश पढ़े थे, जिनके अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ा गया था, उन सभी लोगों के आज टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग उनके एमसीक्यू के सेशन पर, यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं, जिसमें इस बात की कोशिश की जाएगी, इस बात का प्रयास किया जाएगा कि जो हम लोग ने पढ़ा था उसको कितना याद रखा है और उसे किस ढंग से आगे लेकर चलना है। ठीक, तो अब इस एमसीक्यू के सेशन को, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन आंसर हम लोगों के चलेंगे और उसके आंसर देते रहिएगा, ठीक है ना। और हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। जो हम लोगों का पहला सवाल है वो है, हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ अफगान रूलर इन इंडिया? भारत में अफगान साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। स्टार्ट हो गया है दिव्या जी, कल नहीं आज ही स्टार्ट हो गया है। सौरभ चंद्र जी आंसर कर दीजिए। चलिए आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब तक जो आंसर आ रहे हैं और जिन आंसर को आप लोग दे रहे हैं वो आंसर है हम लोगों का बहलोल लोदी, और बिल्कुल सही आंसर है। बहलोल लोदी वो शासक है जो कि दिल्ली सल्तनत की तुर्की परंपरा से अलग है। यानी पहले चार वंश, जिसे गुलाम कहा गया, खिलजी कहा गया, तुगलक कहा गया, सैयद कहा गया, उनसे अलग जो अफगान लोगों ने नींव रखी है उनको हम लोग लोदी वंश के नाम पर जानते हैं। और लोदी वंश की शुरुआत करने वाला जो शासक है वो बहलोल लोदी है। लोदी वंश का जो पूरा शासनकाल है वो हम लोगों का शुरू हो जाता है 1450 से लेकर 1526 तक। इसमें तीन बड़े शासक हैं, एक का नाम बहलोल है, एक का नाम सिकंदर लोदी है और एक का नाम इब्राहिम लोदी है। 1526 पानीपत की लड़ाई, और उस लड़ाई में बाबर की विजय, और उस विजय के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता चला करती थी वो खत्म, उसकी जगह पर मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुछ और नाम दिए गए, जैसे रजिया। रजिया भारत की एकमात्र महिला शासिका है, या पहली और अंतिम महिला शासिका के रूप में याद किया जाता है। जब भी सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट एंड लास्ट लेडी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत या इंडियन मोनार्की सिस्टम, तो ऐसे किसी भी दशा में आप ध्यान रखिएगा वो नाम हो जाएगा रजिया को लेकर। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के सबसे ताकतवर शासक हैं, सबसे योग्य शासक हैं। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ शासक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा कर दिया। उसी साम्राज्य की नींव पर आगे चलकर आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने आगे उसको बढ़ाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अगर तलवार के बल पर यह सोचा जाए कि सबसे बड़ा शासक कौन है, तो तलवार के बल पर जिसने जिस साम्राज्य को खड़ा कर दिया वो अलाउद्दीन खिलजी है। मोहम्मद बिन तुगलक हम लोग कल भी चर्चा कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, जिसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक है, यानी हाईली एजुकेटेड किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन एक इतिहासकार जिनको एल्फिस्टन के नाम पर जाना जाता है, उनके द्वारा इसे पागल या मूर्ख सुल्तान बताया गया है, योजनाओं के कारण, जो प्लानिंग्स चली है उनके कारण। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हु इंट्रोड्यूस्ड एंड इंस्ट्रूमेंट गज ए इलाही? किसने गज ए इलाही यंत्र से परिचित करवाया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, नसरुद्दीन शाह। जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। आप में से अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ एक बच्चे थोड़ा भटक गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर उसके लिए हम लोग तो है ही हैं। आप जहां पर गलती करेंगे उस गलती को सुधारने के लिए तो हम लोग है ही हैं, और इसीलिए इस प्रैक्टिस सेशन को भी रखा गया है। तो देखिए, जो भूमि नापन का यानी जो लैंड मेजरमेंट का यूनिट तैयार किया गया, जो स्केल तैयार किया गया, वो गज सिकंदरी था। देखिए, नाम में ही उत्तर छिपा हुआ है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह के सवाल जब भी पूछे जाते हैं, उनको अगर आप लैंग्वेज से पकड़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिकंदर लोदी ने इस स्केल को शुरू किया है, और जो गज सिकंदरी स्केल हुआ करता था, जो इसका मेजरमेंट बनाया गया था, वो 39 इंच का, 39 इंच का हुआ करता था। एक तरीके से जो सबसे प्रॉपर मेजरमेंट शुरू किया गया, जो साइंटिफिक वे से शुरू किया गया, वो आपका सिकंदरी गज हुआ करता था, जिसे सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया। वो अलग बात है कि इससे पहले जमीन नाप की मापजोख का यानी मेजरमेंट का काम पहले भी शुरू हो चुका है, और यह काम शुरू किया गया था आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस एक स्केल का प्रयोग किया था, उसे हुक्म ए मसाहत, हम नाम लिख दे रहे हैं, हुक्म ए मसाहत। देखिए, ये जो स्केल अब हमने लिख दिया है नाम, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी जो यूनिट बताई गई थी, जो इकाई रखी गई थी, वो बिस्वा रखी गई थी। ठीक है ना, तो बिस्वा यूनिट चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन अब उसे एक अच्छे तरीके से, और इस काम में सिकंदर लोदी के इस स्केल को बनाने में उसके प्रधानमंत्री ने मदद की है, और उस प्रधानमंत्री को मियां बुआ के नाम पर जाना जाता है, जो कि अपने जमाने का एक बहुत ही काबिल, एक बहुत ही पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है। इस स्केल को उसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है, बहलोल लोदी पहला शासक है, नसरुद्दीन शाह जो नाम आ रहा है, ये दो शासक हैं। एक इब्राहिम, एक आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक है, और एक आपका इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था, उसका भी यही नाम हुआ करता था। और एक शासक और हुआ करता था जो कि बलबन का दामाद कह लीजिए, या तो कह लीजिए कि इल्तुतमिश का जो ग्रैंड सन था, उसका भी यही नाम था, जिसके लिए किताब लिखी गई थी तबकात ए नासरी। ठीक है, तो तीन लोग इस नाम के मिलते हैं, तो वो तीनों लोगों का इस मेजरमेंट से, इस नाप जोख की किसी भी प्रक्रिया से कोई भी ताल्लुक या कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस, यानी कहां से बदला गया उसको? जल्दी आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए। आ गया, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आंसर भी आ रहे हैं, कुछ एक फैक्ट भी आ रहे हैं, ये और अच्छा लग रहा है। इससे एक फायदा ये हो रहा है कि आप लोग कितने पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। जरूरी नहीं है कि आपके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग चैट पर जुड़े हो, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही जुड़े हों। कमेंट मैं भी देख रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के भी होते हैं, वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी योग्य बच्चे हैं, आप सभी कैपेबल पर्सन हैं, आप सभी भविष्य के अपने कंधों पर भारत को खड़ा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ऐसे किसी भी कमेंट को इग्नोर कर दीजिए जिससे आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। ठीक है, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति अपने भविष्य के लिए नहीं तैयार बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। और किसी के द्वारा प्रयोग किया गया कोई अपशब्द सबसे पहले उसी के लिए होता है, फिर बाकी दुनिया के लिए होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए, आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों ने कई सारे आंसर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो उनमें जो शहर है आपका आगरा, अभी आप ही लोग ने बताया, मैं दोहरा देता हूं, और वो ये कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में की गई। वेरी गुड। और इसी 1504 के विस्थापित शहर को 1506 में राजधानी में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, इस काम को किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। इसका पीछे एक राजनीतिक कारण था।
वो राजनीतिक कारण ये था कि राजपूतों की ओर से जो बढ़ रही ताकत है, जो दिल्ली की सत्ता को डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है, विशेषकर मेवाड़ या चित्तौड़ के जो राजा हैं जिनको राणा संग्राम सिंह के नाम पर जाना जाता है, ये परेशानियां, ये दिक्कतें वहां से आ रही हैं। इसलिए राजपूताना पर अपना एक प्रॉपर कमांड और एक प्रॉपर कंट्रोल बनाने के लिए आगरा जैसी जगह का चुनाव किया गया है राजधानी के रूप में। ठीक है, तो आगरा शहर बनाया गया 1504 में, 1506 में से राजधानी के तौर पर स्थापित कर दिया। आप में से ही एक किसी कैंडिडेट ने एक और शब्द का प्रयोग किया है सिकंदर लोदी के लिए, और वो था गुलरुख। ठीक, तो सिकंदर लोदी जब कविताएं लिखता था तब उसकी कविताओं वाला नाम, यानी जब उसका पेन नेम पूछा जाए, कविता का नाम पूछा जाए, तब उसका नाम गुलरुख हो जाता है। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, आज फिर से याद दिला देता हूं, और वो ये कि कुछ जगहों पर गुलरुख की जगह पर गुलरुखी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, गुलरुखी उसकी किताब का नाम है, न कि उसका अपना पेन नेम है। पेन नेम सिर्फ गुलरुख है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि आक्रमण के बाद तैमूर ने खिज्र खां को किस प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था? आफ्टर इन्वेजन तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खां एज अ गवर्नर। ठीक, ये हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग सैयद वंश की बात कर रहे थे और तुगलक वंश के अंतिम दौर की बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया, आयुर्वेदिक पर ट्रांसलेटेड बुक लिखी है अंकित कुमार झा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक अपडेशन हम लोगों के बीच चल रहा है। ठीक, तो इस तरह के जो ये पॉजिटिव साइन है, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, मजा भी आ रहा है, और वही चीज अच्छी होती है जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ठीक है ना, चलिए, सवाल था, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं कि तैमूर ने खिज्र खां को कहां का गवर्नर बनाया? ऑप्शन में दिया गया है लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी जगह का बना दिया गया। ठीक है, जल्दी से बताइए, क्योंकि जब मैंने सैयद वंश की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था आप लोगों को, जल्दी से रिकॉल करके तुरंत बता दीजिए। तो इसको कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं है, परेशान मत होइएगा कि आंसर नहीं आ रहा है। आंसर ना आना भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब हमें एक बार और पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए तो बैठे हुए हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, अमित कुमार जी ने, अमित मीना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं, जो अब तक नहीं आ रहा था अब आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। दीपालपुर ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का इलाका, आजकल के आपके पंजाब पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, जो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब का पड़ोस का इलाका है, ये वहां पर है। तो हमारा खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक है, ये आपका दीपालपुर का शासक हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। तैमूर लंग के आक्रमण में खिज्र खां ने भारत पर आक्रमण करने में मदद की थी। तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो समय था, वो डेट था 18 दिसंबर 1398। इस तारीख को आक्रमण किया तैमूर लंग ने। 15 दिन तक दिल्ली पर लूटपाट का काम किया, दिल्ली को एक तरीके से पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया, और 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1399 को इन सारे कामों को अंजाम देकर यह व्यक्ति वापस चला गया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। खिज्र खां के बाद जो अगले शासक हैं इस वंश के, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसमें मुबारक शाह ने शाह जैसी टाइटल लेते हुए अपने आप को, अपने वंश को आगे बढ़ाया। अंकित कुमार जी ने एक और बहुत बढ़िया अपडेट कर दिया कि रैयत आला की उपाधि ली थी। बिल्कुल, हम लोग ने चर्चा किया था कि खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि ली थी। बहुत बढ़िया, ये होता है एक मजेदार क्लास। ठीक, अगले सवाल पर आ जाते हैं। फिर सवाल पूछा जा रहा है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? हु वॉज द दिल्ली सुल्तान एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेजन? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक सुल्तान कौन था? ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बलबन, नसरुद्दीन महमूद और सिकंदर लोदी। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग राजेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए,
कुछ एक आंसर थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, लेकिन बाकी सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अपने आंसर पर आ जाएं, तो आंसर जो हम लोगों का है वो नसरुद्दीन महमूद का आंसर है। ठीक, इसका पूरा नाम नसरुद्दीन महमूद तुगलक शाह है। ठीक है ना, ये अंतिम शासक है जिसका शासनकाल 1412 में आकर खत्म हो जाएगा। और इसी दौरान अगर हम लोग इसके पूरे शासनकाल को लें तो करीब करीब 1394, कुछ किताबों में लिखा रहा है 1394 और कुछ किताबों में 1388 का साल लिखा हुआ है। ठीक है, उससे घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। ईयर पर हम लोग बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईयर होती है उन्हीं को पढ़ा जाएगा। तो इसी नसरुद्दीन तुगलक शाह के शासनकाल में, अभी हमने आपको डेट बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि 1398 और 18 दिसंबर के दिन आक्रमण किया गया है। हमारे सुल्तान महोदय नसरुद्दीन तुगलक शाह जो हैं, ये और इनके प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल दोनों भाग गए हैं। भागकर दोनों लोग बदायूं नाम की जो रियासत दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर रियासत हुआ करती थी, वहां पर जाकर छुप गए हैं। 15 दिन तक इन्होंने अपने आप को छिपा, जनता को तुगलक के रहमो कर्मों पर छोड़ दिया। लुटेरी प्रवृत्ति के आदमी पर किसी डाकू के हाथ में जनता को सौंपिएगा तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि वो आदमी दिल्ली में और किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में लूटपाट का, क्योंकि वो आया ही उसी के लिए है, तो दिल्ली को इसके रहमो कर्मों पर छोड़ दिया गया। ढेर सारा रुपया पैसा लूटकर यह आदमी चला गया। और इसी तैमूर लंग का ही 5वां वंशज है जो आगे चलकर भारत में आएगा, भारत की सत्ता को एक्वायर कर लेगा, जिसे हम सब लोग बाबर के नाम पर जानते हैं। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो आगे की क्लासेस में मुगल वंश की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सिकंदर लोदी? ठीक, जल्दी से बता दीजिए, वास्तविक नाम क्या है? देखिए, मैंने बहुत कठिन सवालों को आपके लिए नहीं डाला क्योंकि हम लोग रिवीजन पर चल रहे हैं। आपकी योग्यता का कोई जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है, कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही कैपेबल, बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं। और नॉलेज का कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता है। टेस्ट हमेशा उसका किया जाता है जो हमने पढ़ा है, उसको हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नॉलेज का टेस्ट कोई ले ही नहीं सकता। कोई यूपीएससी जैसी संस्था नहीं ले सकती, एसएससी जैसा संस्था नहीं ले सकती। आप लोग सभी लोग नॉलेजेबल लोग हैं, तो आपके नॉलेज को सिर्फ रिकॉल किया जा रहा है कि क्या जो पढ़ा वो याद रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे कोई टेस्ट मत मानिएगा। रियल टेस्ट भी आपका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके यादगिरी का, आपके मेमोरी पावर का, आपके समझ का, आपका जो आईक्यू होता है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। ठीक, चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, निजाम खां। तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। और इनकी जो माता जी हैं वो एक हिंदू महिला हुआ करती थी, और हिंदू महिला होने के कारण इन्हें कई एक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। और तीर्थ यात्रा कर और आपका जो ज़कात जैसा कर है, तो तीर्थ यात्रा कर लगाना, ज़कात कर को समाप्त करना, ऐसे कुछ बड़े काम सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए थे। याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको अगर याद होगा तो बस फटाक से पहुंचेंगे और उंगलियों में चुटकियों से फटाफट आंसर दे देंगे। और जीएस में एक अच्छी बात आपको बता दें कि आंसर आ गया, फटाफट कर दिया, और जो बच गया समय, जीएस आपको दो चीजें दिलवाता है, एक समय देता है और एक आपको मेरिट में लेकर चला आता है। तो जो समय बच गया उसका प्रयोग करेंगे अपने मैथ्स में, अपने रीजनिंग में, जहां पर आपको वास्तविक रूप से अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, वहां पर जो कैलकुलेशन आती है, रीजनिंग में जो अपना एक आईक्यू लगाना पड़ता है, तो उस समय पे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस इसी उद्देश्य से हम लोग जीएस तैयार करेंगे ताकि वहां पर जाए, फटाफट इसको करके अपने जो दूसरे हिस्से हैं वहां पर उसको मजबूत किया जाए। ठीक है ना, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था? हु वॉज सक्सेसर ऑफ खिज्र खां? ठीक, देखिए मैथ्स गुरुजी भी जुड़ गए हैं। मैथ्स की बड़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है, रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, जीएस का अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, इंग्लिश का अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और आप सभी लोग
क्योंकि आप लोग जब और क्लासेस में जुड़कर अपने आंसर देते हैं तो वहाँ पर जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, फटाफट आंसर देना, जल्दी जल्दी आंसर करना। यहाँ पर भी जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए कि खिज्र खां के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। योगेश्वर जी ने आंसर दे दिया है, ठीक। सानी जी ने, कीर्ति जी ने, बहुत बढ़िया, शुभम जी ने, राम जी ने, सोनम जी ने, प्रशांत जी ने, क्या बात, उदित जी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे वाह, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ गया। अब मुझे बस खाली बताने भर का है, खाली कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है और वो नाम है मुबारक शाह का। मुबारक शाह पर एक किताब लिखी गई है, याद होगा हम लोग ने चर्चा भी किया था। मुबारक शाह पर जो किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम हुआ करता था तारीख ए मुबारक शाही, याद होगा हम लोग ने चर्चा किया था। और इसके लेखक का नाम लिखा हुआ था, तो किताब का नाम था तारीख ए मुबारक शाही और इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम यहया अहमद बिन सरहिंदी हुआ करता था। तो खाली सरहिंदी याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम याद रखने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने छोटे छोटे आंसर से काम चला लेंगे। तो यहया अहमद बिन सरहिंदी के द्वारा इस किताब को लिखा गया, जो मुबारक शाह पर पूरी तरह से किताब लिखी गई और उसको सबसे अच्छे शासक के रूप में बताया गया है, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू सिटी तुगलकाबाद? तुगलकाबाद को किसने बनवाया? आंसर करिए, फटाफट आंसर कर दीजिए। हाँ आंसर कर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। तुगलकाबाद किसने, एक शहर है तुगलकाबाद जो दिल्ली में बनवाया गया था, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, नेहा, सचिन जी का आंसर आ गया। अमरदीप जी ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। हीरा जी ने आंसर दे दिया है, सुरेश जी ने दिया हुआ है, वेरी गुड। गोविंद, प्रीति, पिंटू, ठीक। चलिए जो आंसर आ रहे हैं उस आंसर में थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है सवाल के आंसर में। आप लोग तो, बाकी लोग सही दे रहे हैं, 2 4 5 लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुगलकाबाद का जो शहर और जो किला, दोनों चीज, जो शहर और जो किला बनवाया गया था उसको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। अधिकांश बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहे हैं, बी और सी के ऑप्शन में चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस आंसर को दिया था आपके गयासुद, इस किले को बनवाया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। एक शहर था जिसका नाम तुगलकाबाद रखा गया, उसमें किला बनवाया गया और उस किले के बाहर दीवारों पर सुनहरे रंग की पॉलिश कराई गई है, गोल्डन पॉलिश कराई गई, इसलिए तुगलकाबाद के किले को सुनहरा किला भी कहा गया और तुगलकाबाद को सुनहरी महल भी कहा, सुनहरी शहर भी कहा जाता था इसी महल के कारण, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों पर, सवाल का ध्यान रखिएगा, पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन था? ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब, नन ऑफ द अबव। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। हाँ गाजी मलिक की, अर्जुन जी बिल्कुल सही, गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन ने। अब इधर वाले सवाल पर आ जाइए। चलिए आंसर दिया है, गोलू जी ने आंसर दिया, प्रशांत जी ने आंसर दे दिया है, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब हम भी बता देते हैं, ठीक है। अधिकांश लोगों के आंसर सही है, जैसा कि हो जाता है कभी कभी जल्दीबाजी में, हो सकता हो कि हमें कोई और बटन दबाना था, कोई और बटन दब गया हो, होता है कभी कभी हम लोगों को आंसर पता होता है लेकिन थोड़ा जल्दी में हम लोग कुछ गलत बटन दबा जाते हैं, कभी कभी ऑबलिंग गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ सुधार की जरूरत है। जल्दीबाजी में भी अपने दिमाग को, अपने पेशेंस को इतना कंट्रोल करके रखना है कि हमें जो आंसर को ऑबलिंग करना है, जिसे टिक करना है, उसी आंसर को करें, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कर लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पहली बार जजिया कर लगाने की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने छोटे से इलाके से किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने इसका दायरा बड़ा कर दिया। और अकबर, ध्यान रखिएगा, अकबर वो शासक है भारत का पहला जो ब्राह्मण ही नहीं, जो जजिया कर समाप्त ही कर देगा। तो जजिया कर समाप्त करने वाला अकबर है। औरंगजेब के द्वारा इस कर को दोबारा से लगाया जाएगा 1679 में। ठीक है, जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी चर्चा करेंगे कि इस कर को दोबारा लगाया गया औरंगजेब के द्वारा, अकबर के द्वारा इसे हटाया गया है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, परेशान मत होइएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? 4, 6, 5, 7। चलिए भाई आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया अर्जुन जी, अकबर ने बंद किया था, बिल्कुल सही। चलिए इसका आंसर कर दीजिए। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत? चलिए आंसर आने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, राहुल जी ने कोशिश की है, योगेश जी ने कोशिश की, सचिन जी ने कोशिश की, बहुत बढ़िया। आंसर जो है वो है हम लोगों का 5 राजवंश ने रूल किया है। और 5 डायनेस्टीज हैं कौन कौन सी? गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक है, पढ़ा भी था हम लोगों ने, सैयद है, और हम लोगों का लोदी वंश है। इधर किनारे की ओर लिख दिया है। तो ये 5 राजवंश हैं, ठीक है ना, इन लोगों ने रूल किया है, अलग अलग शासकों ने रूल किया है। तो 5 आंसर जिन जिन लोगों ने किया है उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था? ठीक, ये सवाल देखिए वैसे किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ हम लोग ने इसलिए पूछा, मैंने अभी आपसे कहा, चूंकि वी आर द ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज आवर स्टडी, अपने जो पढ़ा हुआ चीजें हैं उनको हम लोग सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन लिखे हुए हैं, पढ़ पा रहे होंगे, है ना। हम बोल दें 1290 से 1320, 1206 से 1210, 1210 से 1215, 1220 से 1225। ठीक, चलिए आंसर करना शुरू कर दिया है। ठीक, तनु जी ने, आलोक जी ने, संजीत, जॉली, रंजीत, रोहित, बहुत बढ़िया। चलिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है वो शासनकाल 1206 से 1210 तक है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में एक खेल है जिसे चौगान कहा जाता है, जिसे पोलो भी कहा जाता है, उसे खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया एंड इल्तुतमिश। राजधानी लाहौर को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिल्कुल सही है। ठीक, कन्हैया जी ने आंसर दिया था, एक अपडेट किया था, बहुत बढ़िया। 4 साल तक शासन किया। तनु जी बिल्कुल सही है। अब इस सवाल पर आ जाइए, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चलिए आंसर है आप लोगों का इल्तुतमिश, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक, इल्तुतमिश। अब अधिकांश आपके जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए रिदम में आ गए हैं आप लोग। तो इल्तुतमिश ने वास्तविक दिल्ली सल्तनत को बसाया क्योंकि वो पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक है और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो ऋतु जी ने आंसर दिया था, जो बताया था कि साहब इससे पहले तो लाहौर राजधानी थी, तो बिल्कुल सही बात है, दिल्ली राजधानी बन गई, प्रशासन का केंद्र बन गया, सुल्तान का घर बन गया, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। और ये सारे काम इल्तुतमिश के द्वारा किए गए। तो हम लोगों का जो आंसर है वो इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के ससुर जी हैं, रजिया इल्तुतमिश की बेटी है और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम है जो आगे आने वाले समय में सुल्तान बनेगा। अगला सवाल, टंका किस धातु का बना था? टंका एक सिक्का है, उसका मेटल पूछा गया है। चांदी है, सोना है, कांसा है, तांबा है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर कर दीजिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट कि टंका किस मेटल का बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा,
हाँ बहुत बढ़िया, टंका और जीतल दो सिक्के थे, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो टंका आपका सिक्का है ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। एंशियंट इंडिया में, गुप्त काल में, इस चांदी के सिक्के को जब हम लोग पढ़ रहे थे इल्तुतमिश, तो हमने चर्चा भी किया था, इसे रुपयक कहा जाता था। तो गुप्त काल में, प्राचीन काल में चांदी का सिक्का रुपयक था। दिल्ली सल्तनत में इसे टंका नाम दे दिया गया और मुगल काल में शेर शाह सूरी के द्वारा इसे रुपया का नाम दे दिया जाएगा। तो चांदी के सिक्के के 3 अलग अलग नाम चलेंगे। ठीक, जो आपका जीतल सिक्का हुआ करता था वो तांबे का बना होता था। ठीक है, तो 2 सिक्के चलवाए थे हमारे इल्तुतमिश ने, चांदी का टंका और कॉपर जीतल। ठीक है ना, अगले सवाल पर आ जाते हैं। एकता शब्द किस भाषा से संबंधित है? एकता एक शब्द था, एकता एक व्यवस्था थी जिसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था। जीतल, एक बच्चे ने जीतल पीतल बोल रखा है, पीतल नहीं बेटा, जीतल तांबे का सिक्का है। मैं नाम थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ पाया, ऊपर की ओर चला गया है। ठीक है, तो उसे सही कर लीजिएगा। शाहनवाज जी ने बोला था, यस, पीतल का नहीं है बेटा, ये तांबे का सिक्का है। खैर ठीक, उसे सही कर लीजिएगा। आ जाइए, इधर आ जाइए, इस सिक्का सवाल पर आ जाइए कि साहब तिक्ता जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? चलिए, तुर्की भाषा, तुर्की, ये आप आंसर दे रहे हैं, मैं नहीं, अरबी भी आंसर आया। ठीक, पारसी भी आ गया, बहुत बढ़िया, अरबिक, टर्किश। चलिए, जो ये शब्द आया है तो एकता व्यवस्था, ये शब्द आपका अरबी भाषा से निकला हुआ है, ये अरबिक वर्ड है। और एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई। एकता जो शब्द होता है ये स्टेट के लिए, ये राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रांत के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में से इन्वॉल्व किया एकता के नाम पर इल्तुतमिश के द्वारा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम बलबन, ऐबक, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आंसर कर दिए बेटा जल्दी से। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक हुआ करता था, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ गया, आप लोगों ने दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था और ऐबक का गुलाम हुआ करता था जिसे बलबन कहते हैं। रजिया ऐबक की ग्रैंड मैटरनल डॉटर हुआ करती थी, जिसे हम लोग बेटे की बेटी कह सकते हैं। तो नाना और नतिनी का दोनों के बीच का रिश्ता है। अलाउद्दीन खिलजी अगले वंश का शासक है। जो अगला शासक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य का मुख्य रूप से ऐबक के साथ जुड़ा हुआ है? बहुत जल्दी करिएगा क्योंकि हम लोगों का समय खत्म होने जा रहा है। वी आर ऑन द एंडिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन करिए। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने टफ करने की कोशिश की, थोड़ा सा आपकी जानकारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि आप लोगों ने होमवर्क में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, उसकी जानकारी अब हो जाएगी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ काम किसने किया? कौन सी किताब? खजाइनुल फुतूह, तहकीक हिंद, ताजुल मासिर, तबकात नासरी। ठीक है, चलिए आंसर दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब की बारी भटक गए, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया तो भटक गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाषाओं का ध्यान दीजिएगा। और हम लोग ने टॉपिक के दौरान पढ़ा भी था, ऐबक के समय में जो लेखक हुआ करता था उस किताब को हम लोग कहते हैं ताजुल मासिर। और ताजुल मासिर को जिस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था उसका नाम हुआ करता था हसन निजामी। ठीक है, तो हसन निजामी जो थे उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई किताब है। तहकीक हिंद अल-बरूनी ने लिखा है और तबकात नासरी को मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं कि लाख बख्श का जो उपाधि है वो किसका रहा है? द दिल्ली सुल्तान हु हैड द टाइटल ऑफ लाख बख्श, हु हैड द टाइटल ऑफ लाख बख्श। जल्दी से कर दीजिए। ताजुल मासिर आंसर, अब देर हो रही है, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा आंसर।
तो देखिए लाख बख्श की जो उपाधि है वो उपाधि दी गई है। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया सचिन जी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो लाख बख्श की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, कुरान ख्वां कहा जाता था, ठीक, पढ़ा था हम लोगों ने इस चीज को। तो आज के जो प्रैक्टिस सेशन में जो सवाल थे वो हम लोग ने पूरे कर लिए। कल भी एक बार वंस अगेन प्रैक्टिस किया जाएगा, कल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अभी आपकी मैथ्स की क्लास होने जा रही है, उस पर फोकस करना है आप लोगों को। और एक ऑफर आया है, सुपर सेल है, और इस सुपर सेल में आपके एसटी 999 एसटी आपको 1 साल के लिए और 999 एसटी आपको 2 साल के लिए मिल रही है। 1 साल की कीमत 799 रुपए है, और अगर आप इसे 2 साल का लेते हैं तो 1099 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए रेलवे एनटीपीसी की क्लास शुरू होने जा रही है। थोड़ा सा एग्जाम आगे की ओर टल गया तो एक बार फिर से कोशिश करिए, इस सेशन को जरूर अटेंड करिए, ठीक है। और इसकी कीमत बहुत ही कम लगा दी गई है, और इसकी जो कीमत रखी गई है वो मात्र 1499। प्रीवियस पोजीशन में ये 3500 का था, 3499 का था, जिसे छूट के दौरान चूंकि दिवाली और धनतेरस जैसा त्यौहार आ रहा है उसमें ढेर सारे गिफ्ट आ रहे हैं, और आपके जीवन में गिफ्ट आए, आपके जीवन में ऐसे ढेर सारे उपहार आए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी ओर से भी हैं, इसीलिए ये एक ऑफर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और आपकी क्लास चलने वाली है, एसएससी सीपीओएसआई वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भर चुके होंगे, और इसकी जो क्लासेस चलेंगी उसकी जो वैल्यू रखी गई है सारी की सारी मिनिमम वैल्यू है, इससे कम पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। मात्र 500 रुपए का है। और अगर आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर के वीकली एमसीक्यू होंगे कल सुबह 7 बजे, 19 तारीख की सुबह 7 बजे। ये रोज सुबह 7 बजे होता है। आपका मंडे टू फ्राइडे ये रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं। सैटरडे को उन सभी क्लासेस का जो मंडे टू फ्राइडे होते हैं उसका प्रैक्टिस सेशन होता है। इसे जरूर ज्वाइन करिए, इसे आप जरूर अटेंड करिए, आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और शेयर का अधिकार और हक और सम्मान बनता है, हमारा अधिकार आपका है, सम्मान आपकी ओर से जो हमें दिया जा रहा है, जो कमेंट्स में हम पढ़ पाते हैं वो है, ठीक। तो अधिकार आपका, सम्मान मेरे लिए होगा, और यही एक तरीके से मेरे लिए आपका, जो एक बच्चे ने कहा गुरु दक्षिणा के लिए, तो बस यही गुरु दक्षिणा है। सब्सक्राइब करें और बेल जो है ये जरूर बजाइएगा, क्योंकि इस बेल को रिंग करेंगे तो आपके भविष्य में, आपके आने वाले समय में जो आपका दरवाजा खुलेगा सिलेक्शन को, वो इसी के लिए। तो घंटी जरूर बजाते रहिए, घंटी नहीं बजेगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा, पता कहां चलेगा कि आपके जैसा अतिथि दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। बस आज की क्लास इतनी ही, कल हम लोग दोबारा एमसीक्यू लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.